हेलो एवरीवन। आज एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था उसमें हमने अब तक पढ़ा केंचुए की बाह्य संरचना के बारे में। इसके बाद में हमने उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। आंतरिक संरचना में हमने उसके तंत्रों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने उसका श्वसन तंत्र पढ़ा, रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा। अब हम उसका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा था श्वसन तंत्र कम विकसित होता है, यानी कि श्वसन अंग नहीं पाए जाते थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र सुविकसित प्रकार का था। ऐसे ही तंत्रिका तंत्र भी पूरी तरीके से सुविकसित प्रकार का इसमें होता है। ठीक है, इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन 3 भागों से मिलकर उसका तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। आज हम अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। पहले उसका डायग्राम देखेंगे। कुछ इस तरह का केंचुए के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। हमने कहा केंचुए में 3 भागों में बटा हुआ होता है उसका नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से। ये जो बीच में हमको वलय दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं तंत्रिका वलय। क्या कहेंगे इसे? तंत्रिका वलय। और ये जो हमको संरचना दिखाई दे रही है लंबी, इसे हम कहते हैं तंत्रिका रज्जु। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु। इसी में परिधीय तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के 4 भाग होते हैं, अधिग्रसनी गुच्छिकाएं, परिग्रसनी संयोजक, अधोग्रसनी गुच्छिकाएं और खंडीय गुच्छिकाएं। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है वो तृतीय खंड से प्रारंभ होता है। कौन से खंड से प्रारंभ होगा? केंचुए के प्रथम तीसरे खंड से प्रारंभ करें, यानी कि अग्र जो भाग के तीसरा खंड है, तृतीय खंड जो है उस खंड से उसका तंत्रिका तंत्र शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जो ये संरचना दिखाई दे रही है फूली हुई, ये संरचना होती है अधिग्रसनी गुच्छिका। क्या कहलाती है? अधिग्रसनी गुच्छिका, जो कि तीसरे और चौथे खंड में होती है। उसके बाद होती है परिग्रसनी संयोजक। जो ये नलिका रूपी संरचना हमको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं परिग्रसनी संयोजक। उसके बाद परिग्रसनी संयोजक के नीचे अधोग्रसनी गुच्छिका पाई जाती है, यानी कि परिग्रसनी संयोजक जो है वो अधिग्रसनी गुच्छिका और अधोग्रसनी गुच्छिका को जोड़ने का कार्य करती है। संयोजक यानी क्या करेगी? जोड़ने का कार्य करेगी। इसके बाद इसमें ये जो हमको लंबवत जो जा रही है ये क्या कहलाती है? तंत्रिका रज्जु। इसके भी भाग होते हैं। इसमें खंडीय, ये जो फूली हुई संरचना है इसे हम कहेंगे खंडीय गुच्छक। क्या कहेंगे? खंडीय गुच्छक। इन तंत्रिका रज्जुओं से या तंत्रिका वलय से तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्श्व तंत्रिकाएं। क्या कहेंगे? पार्श्व तंत्रिकाएं। तंत्रिका तंत्र है, क्या कार्य करेगा? संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करेगा और और क्या करेगा? जिससे कि केंचुआ अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर पाता है। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र के इन भागों की सहायता से सारी संवेदनाएं केंचुए तक पहुंचती हैं तंत्रिकाओं के माध्यम से, और जो केंचुआ है वो उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब हम एक एक का वर्णन पढ़ लेते हैं। कौन कौन से मतलब इसके भागों में एक एक का वर्णन हम पढ़ेंगे। हमने डायग्राम देख लिया है, शुरू के खंडों में उपस्थित होता है और तंत्रिका रज्जु यहाँ से प्रारंभ होकर चौथे खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक पाई जाती है। ठीक है, एक बार इसको उतार लेंगे फिर आगे से पढ़ेंगे। अब हम पहले बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो हमने कहा इसमें एक तंत्रिका वलय और एक तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तंत्रिका वलय तीसरे व चौथे खंड में स्थित होती है तथा एक जोड़ी अधिग्रसनी, एक जोड़ी अधोग्रसनी व एक जोड़ी परिग्रसनी संयोजक पाए जाते हैं। तंत्रिका रज्जु चौथे खंड से अंतिम खंड तक पाई जाती है तथा प्रत्येक खंड में फूलकर खंडीय गुच्छिका बनाती है। हमने अभी चित्र में दर्शाई थी खंडीय गुच्छिका। इसके बाद बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका वलय व तंत्रिका रज्जु से
निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। यानी कि तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से जो तंत्रिका निकलेंगी वो किसका निर्माण करेंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगी। कितनी होती है? 4 होती है। अधिग्रसनी गुच्छिकाएं, इनसे 8 जोड़ी तंत्रिकाएं पुरोमुख यानी कि प्रोस्टोमियम व मुख तक जाती है। परिग्रसनी संयोजक, इनसे 2 जोड़ी तंत्रिकाएं, कितनी? 2 जोड़ी तंत्रिकाएं परिमुख यानी परिस्टोमियम व मुख तक जाती हैं। तीसरा है अधोग्रसनी गुच्छिकाएं, इनसे 3 जोड़ी तंत्रिकाएं, कितनी? 3 जोड़ी तंत्रिकाएं दूसरे, तीसरे व चौथे खंड तक जाती हैं। खंडीय गुच्छिकाएं, प्रत्येक खंडीय गुच्छिका से 3 जोड़ी तंत्रिकाएं पेशियों व त्वचा को जाती हैं। कहाँ तक जाएंगी? पेशियों व त्वचा को जाएंगी। फिर बात करें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। यह तंत्रिका तंत्र जालिका के रूप में होती है। किस रूप में होती है? जालिका के रूप में, जो मांसपेशियों के अंदर व आहार नाल तक फैला रहता है। तो ये केंचुए का तंत्रिका तंत्र था। जैसे ही केंचुए के संवेदांगों को कोई संवेदनाएं पहुंचाई जाएंगी, वो संवेदनाएं कहाँ आएंगी? तंत्रिका वलय या तंत्रिका रज्जु तक आएंगी। उसके लिए तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं, उन तंत्रिकाओं के माध्यम से वो जो प्रेरण है वो किया जाएगा, और जो जंतु है जो संवेदांग से जो संवेदना आई थी उनके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अब हम इसके जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे केंचुए के जनन तंत्र के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जनन तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो केंचुआ जो होता है एक उभयलिंगी प्राणी है, यानी द्विलिंगी, यानी कि इसमें दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। नर जनन अंग भी पाए जाएंगे और मादा जनन अंग भी इसमें पाया जाता है। दोनों ही जननांग इसमें उपस्थित होते हैं, सुविकसित होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, इसके बाद बात करें तो केंचुए में पूर्ववंता पाई जाती है। केंचुए में पूर्ववंता पाई जाती है। पूर्ववंता क्या होती है? यानी इसका तात्पर्य यह है कि केंचुए का जो नर जननांग है वो पहले परिपक्व होता है और मादा जननांग जो है जो उसके बाद में परिपक्व होता है। इस प्रकार से इसमें पूर्ववंता पाई जाती है। अब हम बात करें इसकी नर जननांग की, तो नर जननांग में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे? नर जननांग में वृषणकोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट व सहायक ग्रंथियां पाई जाएंगी। और मादा जननांग में अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनियां, मादा जनन छिद्र व शुक्रग्राहिका होती है। ठीक है, दोनों ही जननांग इसमें पूरी तरीके से उपस्थित होंगे। इनमें मैथुन की क्रिया होगी। मैथुन की क्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या होगा? निषेचन होगा। इसमें स्वयं निषेचन नहीं होता, इसमें परानिषेचन होता है। यानी कि एक ही केंचुए में अब सतह जनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। जनन की प्रक्रिया के लिए इसमें दो केंचुओं की आवश्यकता होती है और दोनों केंचुओं के मिलने से ही इसमें जनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लेंगे क्या क्या लिखा है हमने बोर्ड पे। केंचुआ एक द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी जंतु है। ऋषि बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, अर्थात इसमें नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन होता है। केंचुए में पुंखुरता यानी कि प्रोटेंडर्स यानी अवस्था पाई जाती है। क्या है इस अवस्था में? अर्थात नर जननांगों का विकास मादा जननांगों से पूर्व होता है। नर जननांग में वृषणकोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट व सहायक ग्रंथियां होती हैं। मादा जननांग में अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र एवं शुक्रग्राहिका होती है। केंचुए में निषेचन शरीर से बाहर कोकून में होता है। कोकून का जो निर्माण है वो पन्याणिका द्वारा होता है। हमने केंचुए की जब संरचना पढ़ी थी, बाह्य संरचना, जो हमने पन्याणिका का कार्य बताया था कि वो कोकून का निर्माण करता है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे। तो ये केंचुए का जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नर और मादा दोनों जननांग इसमें उपस्थित होते हैं। तो दोनों जननांगों को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले छठे, सातवें, आठवें और नवें खंड में
शुक्रधानी यानी शुक्रग्राहिकाएं पाई जाती हैं, जो कि मादा जननांग का भाग होती है, जो कि क्या कार्य करेंगी, जो कि शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करेंगी। उसके बाद 10वें खंड में वृषण पाया जाता है। 10वें और 11वें खंड में वृषण कोश पाए जाते हैं। वृषण के नीचे शुक्र वाहिनी की पाई जाती है, जो कि वृषण के नीचे भी होती है और शुक्राशय के नीचे भी पाई जाती है। ये जो नरजनांग है, ये शुक्र वाहिनी द्वारा पोस्टेरियर ग्रंथि में खुलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो 17, 18 और 19वें खंड में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अंडाशय की बात करें तो 13वें खंड में अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी कीप होती है, जो कि अंडवाहिनी में खुलती है, जो कि 14वें खंड में होती है। इसके अलावा सहशुक्र नलिकाएं होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलती है। पर्याणिका क्षेत्र जो मैंने आपको पहले ही बताया 14, 15, 16वें खंड में होता है, जो कि कोकून का निर्माण करता है, ठीक है। देखो इसका जो जनन तंत्र है उसमें मैंने आपको बताया कि परानिषेचन पाया जाता है, यानी कि स्वयं निषेचन नहीं होगा, 2 केंचुओं के माध्यम से इसमें निषेचन होगा। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि एक केंचुआ तो सीधा और दूसरा केंचुआ उसके उल्टे की तरफ, यानी कि पहले केंचुए का अग्रभाग दूसरे केंचुए के पश्चिम भाग से और पश्चिम भाग से जाके मिलता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मान लीजिए ये एक केंचुआ है, केंचुए का अग्रभाग है और ये पश्चिम भाग है, तो दूसरा केंचुआ जो है वो इस तरीके से इसे मिलेगा, यानी कि इसका नीचे वाले का अग्रभाग और ऊपर वाले का पश्चिम भाग और नीचे वाले का पश्चिम भाग और ऊपर वाले का अग्रभाग, इस तरीके से ये इनके मैथुन की प्रक्रिया होगी। और मैथुन की प्रक्रिया में नर जनांग द्वारा शुक्र वाहिनी में शुक्राणुओं का स्राव किया जाएगा, जो कि कहाँ तक पहुंचेगा, अंडाशय में पहुंचेंगे, ठीक, सॉरी, जो कि शुक्रधानी में शुक्राशय में क्या होता है, शुक्राणु यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही ये दोनों मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से हटेंगे तो क्या होगा, ये जो पर्याणिका क्षेत्र है ये कोकून का निर्माण करेगी। कोकून खिसकता ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ से अंडवाहिनी में से अंड और शुक्रधानियों में से शुक्राणु बाहर की तरफ निकलेंगे और बाहर की तरफ निकल के जो शुक्राणु है और अंडाणु है दोनों कोशिकाओं का संयुग्मन होगा और युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब हम एक एक करके पहले नर जननांग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नर प्रजनन तंत्र, इसमें पहले पाए जाते हैं वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। इसमें 2 जोड़ी सफेद रंग के वृषण होते हैं। कितने होते हैं, 2 जोड़ी सफेद रंग के। ये 10वें व 11वें खंड के अधर तल पर तंत्रिका रज्जु के पार्श्व में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, कौन से खंड में, 10वें और 11वें खंड में। प्रत्येक वृषण उंगली के समान 4 से 8 प्रवेदों को बना होता है। हमने डायग्राम में भी इसको शो किया था, प्रवेदों को। फिर बात करें शुक्राशय की, शुक्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। इसमें 2 जोड़ी शुक्राशय होते हैं, जिसमें से एक जोड़ी 11वें खंड में तथा एक जोड़ी 12वें खंड के वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। परिपक्वन मतलब शुक्राणु बनने के बाद जब इसमें आते हैं तब उनका पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं, तभी उन्हें बाहर निकाला जाता है। वृषण कोश यानी टेस्टिक सैक, इसमें 2 जोड़ी वृषण कोश होते हैं। इनमें से एक जोड़ी 10वें खंड में तथा दूसरा 11वें खंड में स्थित होता है। शुक्र वाहिनियां वास डेफ्रेशिया, एक जोड़ी शुक्र वाहिनी 10वें खंड से तथा दूसरी जोड़ी 11वें खंड से निकलकर 18वें खंड में प्रोस्टेट नली से संयुक्त होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो कि 16वें खंड से 20वें खंड तक फैली रहती है। इसका स्राव शुक्राणु को चिपकाए रखता है, आपस में चिपकाए रखता है। फिर बात करें सहायक ग्रंथि की, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये एक जोड़ी 17वें खंड में तथा एक जोड़ी 19वें खंड में पाई जाती है। तो ये तो क्या हुआ हमारा, सॉरी कैचुए का नर जनन तंत्र। अब पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, एक बार नोट डाउन कर लो इसको।
मादा जनन तंत्र में अंडाशय यानी ओवेरी पाया जाता है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय 13वें खंड में पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 से 12 प्रवर्त होते हैं। जैसे कि वृषण में प्रवर्त पाए जा रहे थे, उसी प्रकार अंडाशय में भी प्रवर्त पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अंडवाहिनी की जिसे कहते हैं ओविडक्ट। इसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। दोनों अंडवाहिनियां 14वें खंड में तंत्रिका रज्जु के नीचे परस्पर संयुक्त होकर मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। शुक्रग्राहिकाएं, इनमें 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका होती हैं। शुक्रग्राहिका छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। ये छिद्र कहाँ होते हैं? 5वें छठे खंड, छठे 7वें खंड, 7वें 8वें और 8वें 9वें खंड के बीच में स्थित होते हैं। इसमें मैथुन से प्राप्त शुक्राणुओं का संग्रह किया जाता है। अब बात करते हैं मैथुन क्रिया की। तो जो मैथुन क्रिया होती है 2 केंचुओं के मध्य होगी। 2 केंचुए कुछ इस तरह अपनी अधर सतह से एक दूसरे से मिलते हैं कि दोनों के अग्र सिरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ही क्या होगा, फिर एक केंचुए के शुक्रग्राहिका में दूसरा केंचुआ अपने शुक्राणुओं को छोड़ता है और वो पहला जो ग्रहण करने वाला है वो भी दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका में शुक्राणुओं को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो केंचुए का पर्याणिका क्षेत्र है, जिसको क्लाइटेरियम में हम कहते हैं, वो कोकून का निर्माण करता है, जेलेटिन पदार्थ स्थापित करता है। वो जेलेटिन पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। कठोर होने के बाद केंचुआ उसको किसी अटकन की सहायता से बाहर की तरफ खींचने लगता है। जैसे ही वो कोकून पर्याणिका क्षेत्र से आगे की ओर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस कोकून के साथ साथ मादा छिद्र में से अंड कोशिका और क्या बोलते हैं शुक्रवाहिका में से शुक्राणु बाहर निकलते हैं और वो बाहर निकलकर केंचुआ खुद पीछे की ओर खिसकता जाता है और उस कोकून को बाहर निकालता जाता है। जैसे ही वो कोकून बाहर निकलेगा, बाहर निकल के मादा कोशिका यानी मादा अंड कोशिका और नर की शुक्राणु कोशिका दोनों आपस में मिलेंगी और उससे आगे के केंचुए का जन्म होगा। इस प्रकार से जो केंचुआ है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे का एक और सिस्टम है इसकी पाचन की प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है, थोड़ी बड़ी है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।